नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार और अजीत पवार के गुटों ने बुधवार को अपने शक्ति प्रदर्शन ने ऐलान किया। फिलहाल एनसीपी में जारी खींचतान में संख्या बल के मामले में भतीजे अजित पवार अपने चाचा शरद पवार पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए छगन भुजबल ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी सेंध के बावजूद संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने फिर से विपक्षी गठबंधन का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। सपा सांसद को इस समय समाजवादी पार्टी की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार की चिंता है। आपको बता दें, सांसद वर्क ने कहा कि सपा बसपा का विपक्ष में शामिल होना जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कई लोग अब दावे कर रहे हैं कि उनके संपर्क में विपक्षी पार्टियों के कई नेता और विधायक हैं। ऐसा ही एक दावा सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक, कई नेता उनके संपर्क में है, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ने को तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे, उसको लगता है। आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज है। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया। उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ बीजेपी के हालात से यानी नाखुश हैं और उनकी बीजेपी ने जो मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो सारे लोग देख रहे हैं और सारा अपोजिशन उनको हराना चाहता है, तो चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई पार्टी भी हो, समझ गए ना, तो उसमें सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। जी हाँ, अगर ये सब मिल जाएंगे
बताकर मूर्खता करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यही नहीं करेगी। बहरहाल बीजेपी को मात देने के लिए सपा सांसद की तरफ से की गई इस अपील का कितना असर होता है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बेसहारा बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहारा बन रही है। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यूपी में बेसहारा बच्चों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए 101 बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सामग्री के साथ नियुक्ति पत्र भी सौंपे। क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया तो वह डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएगा और पुलिस अधिकारी भी बन जाएगा। इसलिए अच्छे इंसान के रूप में उसे बनाना, उसका निर्माण करना, यह उम्मीद जैसी संस्थाओं का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और उस दिशा में सभी प्रयास करेंगे। 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को संचालन इसी सत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है कि जितने बच्चे यहां पर आए हैं इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार जुटी है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों खुद इसे लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे लेकर बुधवार को बैठक की और अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया है। बोर्ड ने साफ किया कि मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है। इससे पहले बोर्ड के ही सदस्य AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी सार्वजनिक रूप से इसका विरोध कर चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यूसीसी के विरोध को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला किया है। संभल सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि यूसीसी से देश में एकता नहीं, झगड़े होंगे। यूसीसी मजहब का मसला है और इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। यूसीसी पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने दूसरे मुल्कों से यूसीसी के पहले से लागू होने को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा यूसीसी पर मायावती के दिए गए बयान को गोलमोल बताते हुए साफ तरीके से अपनी बात कहने की नसीहत दी है। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। ये इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। जो भी चीज धर्म का है उसको उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें और जहां तक मुल्क का ताल्लुक है उसको जोड़ने के लिए मुल्क के जोड़ने की बात करें। उत्तराखंड में सत्तासीन बीजेपी सरकार जहां मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अब भी कार्यकारिणी घोषित करने और गुटबाजी को समाप्त करना बड़ी चुनौती बन गई है।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के भी तैयारियां कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौटकर जल्दी बीजेपी विधायकों को सरकार में नए मंत्रियों की ओर पार्टी नेताओं को दायित्वों को सौगात दे सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्रिमंडल विस्तार या उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब वे उचित समझते हैं तो वे इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा सरकार और संगठन में परस्पर तालमेल की रहती है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए थे और हो सकता है उनकी बात इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व से हुई हो। और कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संकेत किया था कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। तो अब प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे मंत्रिमंडल में परिवर्तन या विस्तार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अपना आंतरिक मामला है कि वो किसको मंत्री बनाए, लेकिन आप खुद सोचिए, 1 साल पूरा होने वाला है इस सरकार को और 1.5 साल के अंदर भाजपा अपने जो 3 पूर्व में मंत्री थे उनको बनाना था। इस राज्य में कम से कम 12 की कैबिनेट होनी थी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री सहित। तो बीजेपी में इतनी बड़ी गुटबाजी है क्योंकि हर जगह से प्रेशर है कि इसको बनाओ उसको बनाओ, और भाजपा में आधे लोग तो कांग्रेस के हैं। तो बीजेपी में तो शुरू फुटबॉल तो होना ही है कि भाई मंत्री तो ज़्यादातर किसके हैं, कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने पार्टी को तोड़ के कांग्रेस की और बीजेपी में गए वो लोग मंत्री हैं। तो बीजेपी में तो मैं बोल रहा हूँ राजनेता ही नहीं है, नेता कहाँ है बीजेपी में? सारे लोग देश भर से लिखिए, आप देखिए पंजाब में देखिए बलराम जाखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो योग्यता कांग्रेस में है और बीजेपी के अंदर लगातार सिर्फ फुटबॉल पूरे देश भर में चल रहा है। इससे एक चीज और भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में असमंजस में है कि किसको मंत्री बनाए किसको नहीं। और जबकि अब लोकसभा चुनाव भी सर पर है और कहीं ना कहीं ये जो असमंजस का दौर है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे दायित्वों के विस्तार को लेकर के हो, इससे सरकार की एक चीज़ तो सामने ये आती है कि सरकार कहीं ना कहीं विस्तार से डरती है, क्योंकि कुछ लोग जो आस लगाए बैठे होंगे और जिनको पद नहीं मिलेंगे उनमें एक नाराजगी का दौर होगा और उसका प्रभाव सीधा वीडियो सामने आया था जिसमें एक बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की थी। इस कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना सामने आई है।
फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर लगभग 1:35 पर किसी बात को लेकर वकील दो गुटों के बीच बहस तीखी झड़प देखने को मिली और दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने इस घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी महिला मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी राज्य में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से इंसानियत शर्मसार हुई है। यह बीजेपी का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 8 साल के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले सामने आए हैं। आखिर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है सरकार? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर सीधा निशाना साधा है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल प्रदेश कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया शिवराज सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी को दुश्मन समझ रही है। एक गरीब आदिवासी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। भोपाल से इंडिया वॉइस विशेष संवाददाता राजेश आर्य ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री ने क्या कुछ कहा इंडिया वॉइस से। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। वहीं दूसरी तरफ एनसीआरबी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग करता है। फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कांग्रेस आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता से धारा 377 के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश में आदिवासी का अत्याचार नंबर 1 पर पहुंच गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। हरियाणा की अंबाला सिटी में बस स्टैंड की 1.5 एकड़ जमीन पर कपड़ा मार्केट एसोसिएशन और रेडी फड़ी एसोसिएशन के बीच विवाद चल रहा है, जहां राजनीतिक संगठन के रेडी पेड़ी वालों के समर्थन में आने के बाद कपड़ा मार्केट एसोसिएशन खफा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कपड़ा मार्केट ने 2.5 घंटे तक अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताया है। साथ ही कहा कि राजनीतिक पार्टियों को बीच में नहीं आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां उनका इस्तेमाल कर रही हैं। अगली खबर फरक्काबाद से है, जहां जिला प्रशासन से घोर लापरवाही हुई। आपको बता दें, बीएसपी नेता के कुर्क होटल में चोरी की कोशिश की गई। वहीं बीएसपी नेता और माफिया अनुपम दुबे जेल में बंद हैं। आपको बता दें, माफिया डॉक्टर अनुपम दुबे हत्या के मामले में फिरोजाबाद जेल में बंद हैं। मामला कुर्क कादरी गेट थाना क्षेत्र के ठंडी सड़क होटल गुरु शरणम का बताया जा रहा है।
झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बा में कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में जल्दबाजी में खोले गए एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल से हिंदी मीडियम की 11वीं कक्षा बंद हो गई, जिसमें लगभग 300 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है। छात्रों ने हिंदी मीडियम कक्षा 11वीं संचालित करने और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने हेतु व्याख्याताओं की नियुक्ति की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया। स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोड बंद कर आंदोलन किया है। मेडिकल कॉलेज कोटा के सामने बसा आरोग्य नगर गंदगी, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों की वजह से लोगों को आमंत्रण दे रहा है। आरोग्य नगर बन गया है और आरोग्य नगर विकास समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश उपाध्याय ने बताया कि कोटा दक्षिण के वार्ड 31 में स्थित आरोग्य नगर यूआईटी की काटी हुई पॉश कॉलोनी है, जहां पर 7 से 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट में प्लॉट बेचे गए हैं। कई लोगों ने तो जमीन पर भी पूंजी लगाकर 1 से 1.5 करोड़ में प्लॉट खरीदे थे। इसके बावजूद यहां पर अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और गंदगी की वजह से रहवासियों का घर में निकलना मुश्किल हो गया है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।